नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का बैंको एकेडमी सीकर के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रवीण राठौड़ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, और दुर्गों में मित्रों हम पढ़ रहे थे पिछले पार्ट में रणथंभौर का दुर्ग। उस दुर्ग में हमने काफ़ी सारी चीज़ों को पढ़ा भी था। आज हम रणथंभौर दुर्ग के जो पहले जो दर्शनीय स्थल है उनकी चर्चा करेंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा दुर्ग है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, उसकी चर्चा करेंगे। रणथंभौर दुर्ग के दर्शनीय स्थल। रणथंभौर दुर्ग के दर्शनीय स्थल। भाई दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं, देखने योग्य यहाँ पर कौन से स्थल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस दुर्ग का प्रवेश दरवाजा। रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश दरवाजा। देखिए मित्रों, इस दुर्ग का प्रवेश दरवाजा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश दरवाजा कौन सा है। रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश दरवाजा कौन सा है भाई? नौलखा दरवाजा। कौन सा है? नौलखा दरवाजा। रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश दरवाजा पूछे आपसे एग्जाम में, तो रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश दरवाजा कौन सा है मित्रों? नौलखा दरवाजा। इसके बाद में आता है, देखो मित्रों, दूसरा दरवाजा। 2 नंबर पर आता है इसका तोरण दरवाजा। कौन सा आता है? तोरण दरवाजा। इसी तोरण दरवाजे को क्या कहते हैं? अंधेरा दरवाजा या त्रिपोलिया दरवाजा। अंधेरी दरवाजा या त्रिपोलिया दरवाजा इसे कहते हैं। त्रिपोलिया दरवाजा, अंधेरी दरवाजा, अंधेरी दरवाजा भी बोलते हैं, त्रिपोलिया दरवाजा बोलते हैं। इसके अलावा हाथी पोल, और दरवाजा कौन सा है? हाथी पोल है, गणेश पोल है, सूरज पोल है। हाथी पोल, गणेश पोल, सूरज पोल, ये भी अन्य दरवाजे हैं। आपको याद ये करना है, बाकी नहीं पूछेंगे, क्योंकि गणेश पोल, सूरज पोल, आपको हाथी पोल सब जगह मिल जाएंगी लगभग। लेकिन रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश दरवाजा कौन सा है? नौलखा दरवाजा। नंबर 2 पर तोरण दरवाजा, अंधेरी दरवाजा या त्रिपोलिया दरवाजा, फिर हाथी पोल, गणेश पोल, सूरज पोल। ठीक है। अब देखिए इसी दुर्ग में क्या क्या है। इस दुर्ग में एक जोगी महल है। क्या है मित्रों? जोगी महल। ये जो जोगी महल है मित्रों, ये साधु संतों के लिए निवास के लिए बनाया गया था। साधु संतों के निवास के लिए क्या बनाया गया था? जोगी महल। और जो वर्तमान में ये क्या यहाँ पर पर्यटन गृह बना है। पर्यटन गृह, जो पर्यटक लोग आते हैं वो रुकते हैं यहाँ पर, पर्यटन गृह। ठीक है। इसी जोगी महल को सन्यासियों के लिए, साधु संतों के लिए बनाया गया था। और यहाँ पर क्या है रणथंभौर में? अधूरी छतरी। अधूरी छतरी जिसे कहते हैं अधूरा स्वप्न। अधूरी छतरी या अधूरा स्वप्न। इस अधूरी छतरी का जो निर्माण है मित्रों, इस अधूरी छतरी का निर्माण हाड़ी रानी कर्मावती ने शुरू किया था, लेकिन वह बीच में चली गई थी, तो इसलिए छतरी क्या रह गई? बीच में ही नहीं, बीच में रह गई, पूरी नहीं हो पाई थी। इसलिए इसको कहते हैं अधूरी छतरी या अधूरा स्वप्न। इसका निर्माण किसने करवाया था? हाड़ी रानी कर्मावती। हाड़ी रानी कर्मावती ने बीच में छोड़ दिया था इसको, इसलिए इसको कहते हैं अधूरी छतरी या अधूरा स्वप्न। पूछ ले अधूरी छतरी कहाँ पर है? ये भी आपके रणथंभौर दुर्ग में है। जोगी महल कहाँ पर है? रणथंभौर दुर्ग में। एक आता है आपका त्रिनेत्र गणेश मंदिर। क्या आता है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर। त्रिनेत्र गणेश मंदिर मैंने आपको बताया था जब त्योहार और मेले पढ़ाए थे, उसमें बताया था ना। यहाँ पर भाद्र शुक्ल चतुर्थी को मेला लगता है। एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ पर है? ये रणथंभौर में। कहाँ पर है? एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर पूछे आपको तो कहाँ पर है? रणथंभौर सवाई माधोपुर में। एक है मित्रों 32 खंभों की छतरी। क्या है यहाँ पर? 32 खंभों की छतरी। इसे ही कहते हैं न्याय की छतरी। क्या कहते हैं? न्याय की छतरी। 32 खंभों की छतरी, न्याय की छतरी या जेतर सिंह की छतरी। किसकी छतरी है? जेतर सिंह की छतरी। देखिए जो हमीरदेव चौहान है मित्रों, हमीरदेव चौहान ने अपने पिता जेतर सिंह के 32 वर्षों के शासन की याद में अपने पिता जेतर सिंह, हमीर के पिता कौन थे? जेतर सिंह।
जेतर सिंह के 32 वर्षों के शासन की याद में एक छतरी बनाई जिसको कहते हैं जेतर सिंह की छतरी, 32 खंभों की छतरी। और हमीरदेव चौहान इस छतरी में बैठकर न्याय करता था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, न्याय की छतरी। तो रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश दरवाजा नौलखा दरवाजा कहलाता है। ये अन्य दरवाजे तोरण दरवाजा, अंधेरी दरवाजा या त्रिपोली दरवाजा, हाथीपोल, गणेश पोल, सूरज पोल। और क्या यहाँ पर जोगी महल है, अधूरी छतरी अधूरा सोपन जिसका निर्माण हाड़ी रानी कर्मावती ने करवाया, त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, 32 खंभों की छतरी है या न्याय की छतरी है, जतरसी की छतरी। इसके अलावा भी देखो मित्रों रणथंभौर दुर्ग में आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखने को मिलता है पीर सदरुद्दीन की दरगाह, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। पीर सदरुद्दीन की दरगाह, पीर सदरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर है मित्रों, पीर सदरुद्दीन की दरगाह है मित्रों, ये भी आपको कहाँ पर मिलती है, रणथंभौर में देखने को मिलती है। इसके अलावा रणथंभौर में मित्रों है सुपारी महल, क्या है, सुपारी महल। रणथंभौर में आपको क्या देखने को मिलता है, सुपारी महल। सुपारी महल कहाँ पर है, रणथंभौर में। सुपारी महल एकमात्र ऐसा महल है राजस्थान का जो भावात्मक एकता का जीता जागता उदाहरण है। भावात्मक एकता अर्थात यहाँ पर इसी महल में एक ही स्थान पर मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर देखने को मिलते हैं। यानी एक ही स्थान पर मंदिर भी, मस्जिद भी और गिरजाघर, अर्थात हिंदू मुस्लिम और ईसाई शैली का समन्वय देखने को मिलता है। तो इसलिए कहते हैं कि भावात्मक एकता का जीता जागता उदाहरण क्या है, सुपारी महल। कौन सा सुपारी महल, रणथंभौर का। इसके अलावा यहाँ पर है जोरा बोरा महल, जोरा भोरा महल। जोरा भोरा महल भी कहाँ पर है, रणथंभौर में। कहाँ पर है जोरा भोरा महल, रणथंभौर में है। इसके अलावा यहाँ पर रणत्या डोंगरी, क्या है, रणत्या डोंगरी, रणत्या डोंगरी, रानीहाड़ तालाब, रानीहाड़ तालाब। इसके अलावा हमीर कचहरी, हमीर कचहरी। ये सारे के सारे कहाँ पर मिलते हैं आपको, रणथंभौर दुर्ग में। पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, सुपारी महल भावात्मक एकता का उदाहरण, जोरा भोरा महल, रणत्या डोंगरी, रानीहाड़ तालाब, हमीर कचहरी। ये सारे कहाँ पर देखने को मिलते हैं आपको, रणथंभौर में। तो इस प्रकार ये पहला दुर्ग आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है मित्रों। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट दुर्ग की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट दुर्ग है मित्रों, ये आता है आपका चित्तौड़ दुर्ग। कौन सा आता है, चित्तौड़ दुर्ग कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में ही है, जो गिरिदुर्ग में आता है ना, गिरिदुर्ग की श्रेणी में। गिरिदुर्ग उपनाम, इसका उपनाम जो एग्जाम में पूछा गया है, किलो का सिरमौर। चित्तौड़ दुर्ग को क्या कहते हैं मित्रों, किलो का सिरमौर। राजस्थान में किलो का सिरमौर किसे कहते हैं, किलो का सिरमौर, या इसे कहते हैं राजस्थान का गौरव। ये भी प्रश्न अच्छा है, राजस्थान का गौरव किसको कहते हैं, चित्तौड़ दुर्ग को। तो राजस्थान में किलो का सिरमौर किसे कहते हैं, चित्तौड़ को। राजस्थान का गौरव, चित्तौड़ दुर्ग को। अब बात करें इस दुर्ग का जो निर्माण है, चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण है मित्रों, ये हुआ था 7वीं शताब्दी में। चित्रांग मौर्य ने करवाया था मेस्सा के पठार पर। तो इसका निर्माण की बात की जाए तो 7वीं शताब्दी में चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण कब हुआ, 7वीं शताब्दी में। 7वीं शताब्दी में चित्रांग मौर्य ने, चित्रांग मौर्य ने मेस्सा के पठार पर करवाया, मेस्सा के पठार पर। तो चित्तौड़ दुर्ग का जो निर्माण है मित्रों, ये 7वीं शताब्दी में चित्रांग मौर्य द्वारा, 7वीं शताब्दी में चित्रांग मौर्य द्वारा मेस्सा के पठार पर किसका निर्माण करवाया गया मित्रों, चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है निर्माण के संदर्भ में। अब जो ये चित्तौड़ दुर्ग है मित्रों, ये है गंभीरी व बेड़च नदियों के किनारे, गंभीरी व बेड़च नदियों के किनारे। ये आपको ध्यान में रखना है। कई बार नदियों के किनारे पूछ लेते हैं कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा दुर्ग है। तो गंभीरी व बेड़च नदी
चित्तौड़ दुर्ग किन नदियों के किनारे है? गंभीरी व बेड़च नदियों के किनारे पर कौन सा दुर्ग बना है मित्रों? चित्तौड़ दुर्ग बना है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट या आवासीय किला है जहां पर जनता रह सकती है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट या सबसे बड़ा आवासीय किला पूछे आपको तो कौन सा है? चित्तौड़ दुर्ग। चित्तौड़ दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट या आवासीय किला। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट या आवासीय किला पूछे तो आपको कौन सा है? चित्तौड़ दुर्ग। और इस दुर्ग की यदि बात की जाए मित्रों क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा किला है ये। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा किला, अर्थात 8 किलोमीटर तो ये लंबा है, 8 किलोमीटर तो लंबा है ये किला। वह 2 किलोमीटर क्या है ये? 2 किलोमीटर चौड़ा, 8 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है। कौन सा आपका? चित्तौड़ दुर्ग। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग। ठीक है, ये एकमात्र दुर्ग है मित्रों जहां पर खेती की जाती है। एकमात्र दुर्ग जहां पर खेती की जाती है। तो ऐसा दुर्ग जहां पर खेती भी की जाती है, एकमात्र दुर्ग जहां पर खेती की जाती है, आज भी इस दुर्ग में क्या होती है? खेती की जाती है, वह चित्तौड़ दुर्ग। भाई 8 किलोमीटर है तो 8 किलोमीटर तो बहुत लंबा होता है भाई। इसके अलावा इसका आकार पूछे, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है मित्रों, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो आकार है, ये दूर से देखने पर ये दुर्ग कैसा दिखाई देता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, ये दूर से देखने पर कैसा दिखाई देता है मित्रों? तो इसका जो आकार है ये व्हेल मछली के समान है। कैसा है? व्हेल मछली के समान आपको इसका आकार देखने को मिलता है। तो चित्तौड़ दुर्ग का आकार मित्रों व्हेल मछली के समान है। एक बार वापस देखिए, इंपॉर्टेंट है मित्रों, जो जो चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हैं वापस आपको इनको रिपीट करना चाहिए। चित्तौड़ दुर्ग के उपनाम क्या है? किलों का सिरमौर, राजस्थान का गौरव। निर्माण 7वीं शताब्दी में किसने करवाया? चित्रांग मौर्य ने। कहाँ पर? मेसा के पठार पर। किन नदियों के किनारे? गंभीरी व बेड़च नदियों के किनारे। ठीक है, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट या आवासीय किला पूछे आपको तो कौन सा है? चित्तौड़ दुर्ग। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा किला चित्तौड़ दुर्ग। कितना लंबा है? 8 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चौड़ा, 8 किलोमीटर लंबाई। ऐसा दुर्ग जहां पर खेती की जाती है, कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आपको आकार पूछे तो आकार कैसा है? व्हेल मछली के समान इसका आकार बताया गया है। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए मित्रों, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कहावत क्या है? इसके बाद बारे में कहावत भी चलती है ना कि गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गड्ढैया, यानी सबसे उच्चतम श्रेणी का दुर्ग तो कौन सा है? चित्तौड़, बाकी सब गड्ढैया, अर्थात इसके सामने कुछ नहीं है। इसके बारे में कहावत क्या है? गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गड्ढैया। गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गड्ढैया, ये आपको ध्यान में रखना है। किस दुर्ग के बारे में कहावत है? ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। अब जो मित्रों जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, ये है आपका दिल्ली से गुजरात और मालवा जाने वाले रास्तों पर पड़ता है। दिल्ली से गुजरात व मालवा के रास्तों पर पड़ता है। तो इस दुर्ग को कहते हैं कि मालवा का प्रवेश द्वार और राजस्थान का दक्षिण प्रवेश द्वार। ये भी आपको ध्यान रखना, चित्तौड़ को कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मालवा का प्रवेश द्वार, मालवा का प्रवेश द्वार तथा राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार। पूछ ले कि राजस्थान का दक्षिण प्रवेश द्वार किसको कहते हैं? तो राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार मित्रों आपका कौन सा है? चित्तौड़ का किला। तो चित्तौड़ किला है मित्रों, ये मालवा का प्रवेश द्वार, दिल्ली से मालवा व गुजरात जाने वाले रास्तों पर है, तो इसको मालवा का प्रवेश द्वार कहते हैं। इसी दुर्ग को कहते हैं राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार। क्या कहते हैं इसको? राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार।
अब देखिए मित्रों, इस दुर्ग का नाम है वो चित्रांग मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था, तो उसी के नाम पर इसका नाम मिलता है आपको चित्रकूट दुर्ग। क्या मिलता है? चित्रकूट दुर्ग, चित्रांग मौर्य के नाम पर। किसके नाम पर? चित्रांग मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था, इसलिए इसको नाम, इसका क्या नाम मिलता है? चित्रकूट। तो ऐसा भी पूछ ले, चित्रकूट दुर्ग, तो चित्रकूट दुर्ग चित्तौड़ को कहा गया, चित्रांग मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। अब देखिए मित्रों, इसी दुर्ग में बात की जाए कि 734 ईस्वी में, 734 ईस्वी में चित्तौड़ में गुहिल वंश का एक वास्तविक संस्थापक का नाम आता है बप्पा रावल। तो चित्तौड़ में गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक था बप्पा रावल। इस बप्पा रावल ने मौर्य वंश के अंतिम शासक था यहाँ पर मान मौर्य, उस मान मौर्य को 734 में हराया, और 734 में हराकर चित्तौड़ पर क्या करता है? वह अधिकार करता है। कौन? बप्पा रावल। लेकिन इस चित्तौड़ को राजधानी बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? चित्तौड़ को राजधानी बनाने का श्रेय मित्रों जेतर सिंह को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? जेतर सिंह को दिया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो चित्तौड़ पर अधिकार 734 में कौन करता है? बप्पा रावल, जो चित्तौड़ में गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक था भाई। बप्पा रावल ने मान मौर्य को हराकर, मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया, चित्तौड़ पर अधिकार किया। लेकिन राजधानी किसने बनाई? लेकिन चित्तौड़ को राजधानी किसने बनाई? जेतर सिंह ने। चित्तौड़ को सबसे पहले राजधानी बनाने का काम पूछे तो चित्तौड़ को राजधानी जेतर सिंह ने बनाई थी। बप्पा रावल ने अधिकार कर लिया था चित्तौड़ पर मान मौर्य को पराजित करके, लेकिन जेतर सिंह ने चित्तौड़ को मेवाड़ की जो तीसरी राजधानी है, इससे पहले भी मेवाड़ की 2 राजधानी रह चुकी थी, नागदा और आहड़, जो अल्लट ने बनाई थी। नागदा को राजधानी बप्पा रावल ने बनाया था वैसे, तो नागदा और आहड़ भी पहले राजधानी रह चुकी थी। ये तीसरी राजधानी थी जेतर सिंह ने बनाई थी चित्तौड़ को। ठीक है, अब देखो मित्रों, इस चित्तौड़ दुर्ग का जो आधुनिक निर्माता है, चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता, चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता, ये आधुनिक निर्माता कहते हैं कुंभा को। किसका को कहते हैं? कुंभा को। चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता, क्योंकि चित्तौड़ दुर्ग का जो सबसे अधिक निर्माण है, ये सबसे अधिक निर्माण है मित्रों, ये महाराणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? चित्तौड़ दुर्ग का सबसे अधिक निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। तो इसलिए इसको चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। इस चित्तौड़ दुर्ग पर यह ध्यान रखना कि सबसे पहला आक्रमण किसने किया था? इस पर सबसे पहला आक्रमण चित्तौड़ दुर्ग पर सबसे पहला आक्रमण किया था एक अफगानिस्तान का सूबेदार था मामू। अफगानिस्तान का सूबेदार मामू। अफगानिस्तान के सूबेदार मामू द्वारा चित्तौड़ दुर्ग पर सबसे पहला आक्रमण, चित्तौड़ दुर्ग पर सबसे पहला आक्रमण पूछे तो चित्तौड़ दुर्ग पर मित्रों सबसे पहला आक्रमण है अफगानिस्तान के सूबेदार मामू के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अफगानिस्तान के सूबेदार मामू के द्वारा किया गया था। यह आपको ध्यान रखना, अफगानिस्तान का सूबेदार मामू ने सबसे पहले चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया था। यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एक बार आप वापस इसको रिपीट कर लीजिए, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़ दुर्ग के बारे में कहावत क्या है? गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया। चित्तौड़ दुर्ग के बारे में क्या कहावत है? गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया। इस दुर्ग को मालवा का प्रवेश द्वार कहते हैं। इसी दुर्ग को राजस्थान का दक्षिण प्रवेश द्वार कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इस दुर्ग का नाम क्या पड़ा? चित्रांग मौर्य के नाम पर इसका नाम है चित्रकूट पड़ा। क्या पड़ा? चित्रांग मौर्य के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? चित्रकूट दुर्ग पड़ा। 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने मान मौर्य को हराकर यहाँ पर चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया था। बप्पा रावल चित्तौड़ में गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक था, लेकिन चित्तौड़ को राजधानी बनाने का श्रेय है जेतर सिंह को दिया जाता है। इस चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता महाराणा कुंभा को कहा जाता है, क्योंकि कुंभा ने सबसे अधिक इसका निर्माण करवाया था। चित्तौड़ दुर्ग पर जो सबसे पहला आक्रमण है
चित्तौड़ दुर्ग पर सबसे पहला आक्रमण है किसने किया था? एक अफगानिस्तान का सूबेदार था मामू। अफगानिस्तान के सूबेदार मामू के द्वारा मित्रों चित्तौड़ दुर्ग पर सबसे पहला आक्रमण किया गया था। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। अब देखिए मित्रों, अब हम पढ़ते हैं हम चित्तौड़ दुर्ग के मित्रों 3 साके हुए थे। चित्तौड़ दुर्ग में कितने साके हुए थे? 3 साके हुए थे। उन 3 साकों की हम चर्चा करते हैं। मुख्य मुख्य चर्चाएं करूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पर आपको इतिहास से संबंधित है। ये तीनों साके आप इतिहास में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मुख्य मुख्य हम चर्चा करेंगे। ठीक है। चित्तौड़ दुर्ग के 3 साके, इस दुर्ग में 3 साके हुए थे। प्रथम साका, चित्तौड़ दुर्ग का जो प्रथम साका है, ये चित्तौड़ दुर्ग का प्रथम साका हुआ था मित्रों 1303 में। कब हुआ था? 1303 ईस्वी में। 1300 के लगभग राजस्थान में आक्रमण सभी कौन कर रहा था? अलाउद्दीन खिलजी कर रहा था। तो इस समय जो आक्रमणकारी था, ये आक्रमणकारी कौन था? चित्तौड़ दुर्ग का जब प्रथम साका हुआ था 1303 में, उस समय आक्रमणकारी कौन था? आक्रमणकारी था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया था 1303 में। चित्तौड़ दुर्ग का प्रथम साका हुआ था, उस समय आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ का शासक कौन था? यहाँ का शासक था रतन सिंह, रावल रतन सिंह। देखिए मित्रों, अलाउद्दीन के आक्रमण करने का कारण, एक तो अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति, अर्थात वह अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए यहाँ पर आक्रमण कर रहा था। दूसरा, मैंने आपको एक दिन पहले ही बताया था, पद्मावत ग्रंथ के अनुसार, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था ना पद्मावत ग्रंथ, उस पद्मावत के अनुसार देखें तो इस अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का कारण क्या था? रावल रतन सिंह की सुंदर पत्नी थी एक पद्मिनी। उस पद्मिनी की प्राप्ति के लिए, पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी। ये पद्मावत ग्रंथ में इसका मुख्य कारण ये बताया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी मित्रों आक्रमण करता है और रावल रतन सिंह यहाँ का शासक था। रावल रतन सिंह और पद्मिनी के जो चाचा भतीजा थे गोरा बादल, कौन थे? पद्मिनी के चाचा भतीजा थे गोरा और बादल। इनके नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध किया जाता है और रावल रतन सिंह है युद्ध में लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त होता है। और यहाँ पर क्या करता है? ये केसरिया करता है। क्या करता है? इस युद्ध में केसरिया करता है। और रावल रतन सिंह की पत्नी कौन थी? पद्मिनी। कौन थी? पद्मिनी। इस पद्मिनी के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है? जौहर। क्या किया जाता है? जौहर किया जाता है मित्रों। ये है राजस्थान का क्या था? चित्तौड़ दुर्ग का प्रथम शाखा था। राजस्थान का प्रथम शाखा वो तो आपका हमीर वाला है, रणथंभौर वाला, लेकिन चित्तौड़ दुर्ग का प्रथम शाखा माना जाता है। अब देखिए मित्रों, चित्तौड़ दुर्ग को जीत लिया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को जीतकर किसको सौंप दिया? अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था, अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था खिज्जर खां। कौन था? खिज्जर खां। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्जर खां को सौंपकर इसका नाम क्या रख दिया? खिजराबाद। क्या रख दिया? खिजराबाद नाम रख दिया। इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया? खिजराबाद रखा था। तो चित्तौड़ दुर्ग के 3 साके हुए थे। प्रथम साका 1303 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। शासक कौन था इस समय चित्तौड़ दुर्ग का? रावल रतन सिंह था। अलाउद्दीन खिलजी उसकी पत्नी को प्राप्त करना चाहता था, अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत यहाँ पर आक्रमण किया था। इस आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना कर रहा था रावल रतन सिंह, और उसके साथ कौन थे? गोरा और बादल, जो इस पद्मिनी के चाचा भतीजा थे। उन्होंने भी, दोनों ने केसरिया किया था। पद्मिनी ने यहाँ पर क्या किया था मित्रों? जौहर किया था। क्या किया था? जौहर किया था। और इसी समय जो अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग को जीत लिया था 1303 में, 26 अगस्त 1303 को, अमीर खुसरो की एक पुस्तक है खजाइन उल फतुह। खजाइन उल फतुह में अमीर खुसरो ने लिखा कि 26 अगस्त 1303 को है यहाँ पर है इस दुर्ग पर विजय प्राप्त कर ली थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अमीर खुसरो इस अभियान के दौरान भी इसके साथ था। किसके साथ? अलाउद्दीन खिलजी के साथ था अमीर खुसरो इस अभियान के दौरान भी। और इसी अभियान के दौरान चित्तौड़ दुर्ग को देखकर अमीर खुसरो ने क्या कहा था कि हिंदुओं का सूरज तो 7वें आसमान से भी ऊंचा है। यानी चित्तौड़ दुर्ग
के बारे में इसी समय क्या कहा था उसने, अमीर खुसरो ने क्या कहा था, हिंदुओं का सूरज तो 7वें आसमान से भी ऊपर है। अमीर खुसरो पूछ ले आपको कि अमीर खुसरो ने किस अभियान के दौरान ऐसा कथन कहा था कि हिंदुओं का सूरज तो 7वें आसमान से भी ऊंचा है। हिंदुओं का सूरज 7वें आसमान से भी ऊंचा है, 7वें आसमान से भी ऊंचा है। वो इसी के बारे में कहा था, हिंदुओं का सूरज 7वें आसमान से भी ऊंचा है। वो चित्तौड़ अभियान के बाद में इसने कहा था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चित्तौड़ दुर्ग के 3 साके हुए थे। प्रथम साका 1303 ईस्वी में, और आक्रमणकारी मैंने बताई दी आपको, अलाउद्दीन खिलजी, शासक राव रतन सिंह जिसने केसरिया किया था, चाचा भतीजा थे पद्मिनी के, गोरा और बादल जिन्होंने केसरिया किया था। पद्मिनी के चाचा भतीजा कौन थे, गोरा बादल, उन्होंने राव रतन सिंह के साथ में केसरिया किया था। पद्मिनी ने जौहर किया। पुत्र खिजर खां को दुर्ग सौंपा था जीतने के बाद में, किसने, अलाउद्दीन ने, उसका नाम खिजराबाद कर दिया। और अमीर खुसरो ने इसी समय क्या कहा था कि हिंदुओं का सूरज तो क्या है, 7वें आसमान से भी क्या है, ऊंचा। ये आपका मित्रों क्या होता है, चित्तौड़ दुर्ग का जो प्रथम शाखा है, ये प्रथम शाखा कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में हमारा आता है नेक्स्ट दूसरा शाखा, चित्तौड़ दुर्ग का दूसरा शाखा। 1534-35 में। चित्तौड़ दुर्ग का दूसरा शाखा कब हुआ, 1534-35 ईस्वी में चित्तौड़ दुर्ग का दूसरा शाखा हुआ था मित्रों। और ये दूसरा शाखा हुआ था, उस समय चित्तौड़ के शासक कौन थे। इस समय जो चित्तौड़ का, पहले तो करते हैं आक्रमणकारी की बात करते हैं कि इस पर आक्रमणकारी कौन था। इस समय जब चित्तौड़ दुर्ग का दूसरा शाखा हुआ था, उस समय यहाँ पर आक्रमणकारी कौन था, तो इस समय आक्रमणकारी था गुजरात का बहादुर शाह। कौन था, गुजरात का बहादुर शाह। गुजरात व मालवा का शासक था गुजरात का बहादुर शाह। गुजरात का बहादुर शाह मित्रों यहाँ पर आक्रमणकारी था। ठीक है, और यहाँ पर दूसरे आक्रमण के समय शासक कौन था, चित्तौड़ का शासक कौन था, शासक था विक्रमादित्य। कौन था मित्रों, विक्रमादित्य यहाँ का शासक था। उदय सिंह का भाई था, छोटा भाई था विक्रमादित्य, हाँ बड़ा भाई था। उदय सिंह का बड़ा भाई कौन था, विक्रमादित्य है, वो शासक था। ठीक है, लेकिन विक्रमादित्य और उदय सिंह दोनों छोटे थे, शासक था विक्रमादित्य, अल्पायु में था। अब यहाँ पर देखो, विक्रमादित्य की जो माता थी हाड़ी रानी कर्मावती। कौन थी, हाड़ी रानी कर्मावती। हाड़ी रानी कर्मावती जो विक्रमादित्य की माता थी, महाराणा सांगा की विधवा रानी थी। किसकी थी, महाराणा सांगा की विधवा रानी थी हाड़ी रानी कर्मावती। इसने जब गुजरात के आक्रमणकारी बहादुर शाह ने आक्रमण किया, तो हाड़ी रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं को राखी भेजी थी, लेकिन हुमायूं समय पर सहायता नहीं कर पाया था। ये ध्यान में रखना, ये प्रश्न पूछते हैं कई बार कि हुमायूं को राखी किसने भेजी थी, हाड़ी रानी कर्मावती ने भेजी थी। ठीक है, अब जब हुमायूं समय पर सहायता नहीं कर पाता है, तो यहाँ पर जो हाड़ी रानी है, ये किसको आमंत्रित करती है, ये एक देवलिया का था, देवलिया पड़ता है प्रतापगढ़ में, देवलिया प्रतापगढ़ का था रावत बाग सिंह। कौन थे, देवलिया का था रावत बाग सिंह। इस रावत बाग सिंह को बुलाया, और देवलिया के रावत बाग सिंह के नेतृत्व में है गुजरात के बहादुर शाह के साथ युद्ध किया जाता है। और युद्ध के समय इस रावत बाग सिंह ने लड़ते हुए क्या किया मित्रों, रावत बाग सिंह ने लड़ते हुए केसरिया किया। क्या किया, केसरिया किया। और इस हाड़ी रानी कर्मावती के नेतृत्व में महिलाओं ने क्या किया, यहाँ पर हाड़ी रानी के नेतृत्व में महिलाओं ने यहाँ पर जोहर किया। हाड़ी रानी कर्मावती के नेतृत्व में महिलाओं के द्वारा जोहर किया गया, रावत बाग सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया। ये चित्तौड़ दुर्ग का दूसरा शाखा था। विक्रमादित्य और जो उदय सिंह थे, उन दोनों को है यहाँ से सुरक्षित है, उनके ननियाल बूंदी भेज दिया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चित्तौड़ दुर्ग का दूसरा शाखा 1534-35 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर आक्रमणकारी गुजरात का बहादुर शाह था।
शासक की बात की जाए तो विक्रमादित्य था, तो अल्पायु का था। उसकी माता कौन थी? हाड़ी रानी कर्मावती थी, सांगा की विधवा रानी। इसके नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर किया। और देवलिया प्रतापगढ़ के रावत बाग सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर क्या हुआ था? केसरिया हुआ था। ये चित्तौड़ दुर्ग का दूसरा शाखा हुआ था। कंप्लीट। चलिए आगे, अब पढ़ते हैं हम चित्तौड़ का तीसरा शाखा। चित्तौड़ दुर्ग का तीसरा शाखा। चित्तौड़ दुर्ग का तीसरा शाखा कब हुआ भाई? 1567-68। 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ दुर्ग का तीसरा शाखा और अंतिम शाखा। इसमें चित्तौड़ में 3 शाखे हुए थे। इस समय आक्रमणकारी कौन था भाई? चित्तौड़ पर जब तीसरा आक्रमण हुआ था तो उस समय आक्रमणकारी कौन था? इस समय आक्रमणकारी था अकबर। कौन था मित्रों? चित्तौड़ पर जब तीसरी बार आक्रमण हुआ तो इस समय आक्रमणकारी कौन था? अकबर था। और इस समय शासक कौन था भाई? चित्तौड़ पर जब तीसरी बार आक्रमण हुआ तो उस समय शासक थे उदय सिंह। कौन थे? उदय सिंह। अब देखिए मित्रों, आक्रमण का कारण क्या था? अकबर की साम्राज्यवादी नीति, अर्थात अकबर धीरे धीरे राजस्थान की सभी राजपूताना की रियासतों पर अपना अधिकार कर रहा था। धीरे धीरे राजपूत सभी है उसकी अधीनता स्वीकार कर रहे थे, लेकिन मेवाड़ एक ऐसी रियासत थी जो उसकी अधीनता स्वीकार करने को इतनी तैयार नहीं थी। इसके अलावा अकबर के 2 विरोधी थे। एक तो 2 विरोधियों में एक तो नाम आता है जयमल मेड़तिया, जो मेड़ता का शासक था। उसने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। तो 1562 में उसने मेड़ता के जयमल मेड़तिया पर आक्रमण किया अकबर ने, और मेड़ता के जयमल मेड़तिया को पराजित किया। पराजित जयमल मेड़तिया इस उदय सिंह के शरण में आ गया। एक गुजरात का शासक था बाज बहादुर। गुजरात का शासक बाज बहादुर था, ये भी अकबर का विरोधी था। ये भी अकबर से डरकर भागकर किसके शरण में आ गया? उदय सिंह की। तो उदय सिंह ने जयमल मेड़तिया और गुजरात के बाज बहादुर दोनों को अकबर के विरुद्ध शरण दे दी। तो अकबर यहाँ पर आक्रमण करता है किस पर? उदय सिंह। अब इस समय मित्रों उदय सिंह क्या है? ये यहाँ पर है जो दुर्ग है, दुर्ग छोड़कर खुद चला गया गिरवा की पहाड़ियाँ। उदयपुर वाले क्षेत्र में जो गिरवा की पहाड़ियाँ ना, इन गिरवा की पहाड़ियों में चला गया। कौन? उदय सिंह खुद है। दुर्ग का जिम्मा किस पर सौंप देता है? इस दुर्ग का जिम्मा है जयमल मेड़तिया। कौन था? जयमल मेड़तिया। जयमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया। जयमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया को दुर्ग का जिम्मा सौंपता है। इन दोनों को दुर्ग का जिम्मा सौंपकर खुद कहाँ पर चला गया? गिरवा की पहाड़ियों पर चला गया। और इसी समय कर्नल जेम्स टोड, जो राजस्थान का इतिहासकार था, राजस्थान के इतिहास का जनक कहलाता है, कर्नल जेम्स टोड ने इसकी कायरता को लेकर कहा था कि अकबर ने जब आक्रमण किया था उदय सिंह कहाँ पर चला गया? गिरवा की पहाड़ियों में चला गया युद्ध करने के बजाय। तो कर्नल जेम्स टोड कहता है कि यदि मेवाड़ के इतिहास में राणा सांगा व राणा प्रताप के मध्य ये उदय सिंह नहीं आता तो मेवाड़ का इतिहास कभी कलंकित नहीं होता। देखिए, राणा सांगा का पुत्र कौन था? उदय सिंह। और उदय सिंह का पुत्र कौन था? महाराणा प्रताप। तो उन दोनों के मध्य कौन आ गया? उदय सिंह। तो यानी राणा प्रताप और राणा सांगा कितने पराक्रमी थे, आपने पढ़ा होगा, खानवा का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध देखा होगा। तो उन दोनों के बराबरी कभी ये नहीं कर सका, ये दोनों कितने वीर थे। तो इस प्रकार ये कर्नल जेम्स टोड कहता है कि राणा प्रताप और राणा सांगा के मध्य ये उदय सिंह कहाँ से आ गया? कायर। और मेवाड़ का इतिहास कभी कलंकित नहीं होता यदि ये नहीं आता इनके दोनों के बीच में। ठीक है, ये इतिहास की बातें हैं, कभी इतिहास पढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे। ठीक है, अब जयमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया दोनों क्या करते हैं? अकबर के साथ युद्ध करते हैं। और युद्ध करते हुए क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त होते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और केसरिया करते हैं दोनों। ठीक है, पीछे से पत्ता सिसोदिया की जो पत्नी थी फूल कंवर, यहाँ पर कौन थी? फूल कंवर। कौन थी? पत्ता सिसोदिया की पत्नी थी। ये महिलाओं के नेतृत्व में यहाँ पर क्या करती है? जौहर करती है। ये चित्तौड़ दुर्ग का तीसरा शाखा था। और इसी समय अकबर ने यहाँ पर कत्लेआम का आदेश भी दिया था। 30,000 लोग मारे गए थे। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता पर यहाँ पर कलंक माना जाता है। इसके पश्चात अकबर ने क्या किया? जयमल और इस पत्ता सिसोदिया की जो गज्जारूढ़ प्रतिमाएं हैं ये आगरा किले में भी लगवाई थी। ठीक है, ये इतिहास में पढ़ेंगे। तो चित्तौड़ दुर्ग का तीसरा शाखा 1567-68 में हुआ। इसमें आक्रमणकारी था अकबर और शासक था उदय सिंह, जो दुर्ग का जिम्मा है जयमल और पत्ता सिसोदिया को सौंप कर चला गया गिरवा की पहाड़ियों में। और यहाँ पर फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर हुआ। इन दोनों के नेतृत्व में क्या हुआ था मित्रों? केसरिया किया गया था। ये चित्तौड़ दुर्ग का क्या था मित्रों? तीसरा शाखा था।
कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में देखिए मित्रों, अब हम पढ़ेंगे राजस्थान में इस चित्तौड़ दुर्ग में जो प्रमुख जो दरवाजे हैं उन दरवाजों की चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे। चित्तौड़ दुर्ग के प्रमुख दरवाजे, चित्तौड़ दुर्ग में प्रमुख कितने दरवाजे हैं? 7। कितने दरवाजे इसमें? 7 दरवाजे हैं। चित्तौड़ दुर्ग में कितने दरवाजे हैं मित्रों? 7 दरवाजे हैं। और 7 दरवाजों में प्रथम दरवाजा, प्रथम दरवाजा पूछे आपको, चित्तौड़ दुर्ग का प्रथम दरवाजा कौन सा है? तो मित्रों चित्तौड़ दुर्ग का प्रथम दरवाजा है वो कहलाता है पांडुपोल। क्या कहलाता है? पांडुपोल, या बड़ा दरवाजा भी बोलते हैं इसको, पांडुपोल या बड़ा दरवाजा। चित्तौड़ दुर्ग का प्रथम दरवाजा कौन सा है? पांडुपोल या बड़ा दरवाजा। और इस पांडुपोल के पास में किसकी छतरी है? रावत बाघ सिंह की छतरी। किसकी छतरी है? रावत बाघ सिंह की छतरी। बाघ सिंह कौन थे? देवलिया प्रतापगढ़ के थे रावत बाघ सिंह, जो चित्तौड़ के दूसरे साके में हाड़ी रानी कर्मावती के निमंत्रण पर गुजरात के बहादुर शाह के साथ लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ था बाघ सिंह। उसी बाघ सिंह की छतरी कहां पर है? पांडुपोल के पास में। दूसरा दरवाजा, चित्तौड़ दुर्ग का दूसरा दरवाजा कौन सा है? भैरवपोल। कौन सा है? भैरवपोल। कौन सा है? भैरवपोल। और इस भैरवपोल के पास वीर कल्लाजी राठौड़, मैंने बताया था आपको, देवताओं में पढ़ाया भी था, वीर कल्लाजी राठौड़ और उनके जो ताऊ जी थे कौन? जयमल मेड़तिया, उन दोनों की छतरी है। तो कल्लाजी राठौड़, वीर कल्लाजी राठौड़ वह जयमल मेड़तिया की छतरी, जयमल मेड़तिया की छतरी, कल्लाजी राठौड़ व जयमल मेड़तिया की छतरी, ये कहां पर है? भैरवपोल के पास। दूसरा कौन सा दरवाजा है? भैरवपोल। इसके बाद में तीसरा हनुमान पोल। कौन सा है तीसरा? हनुमान पोल। तीसरा दरवाजा कौन सा है चित्तौड़ का? हनुमान पोल। चौथा गणेश पोल। चौथा कौन सा है? गणेश पोल। पांचवा कौन सा है? जोड़ला पोल। कौन सा है? जोड़ला पोल। छठा कौन सा है? लक्ष्मण पोल। कौन सा है? लक्ष्मण पोल। सातवां कौन सा है? सातवां कौन सा है? राम पोल। कौन सा है? राम पोल। और रामपोल के पास में मित्रों चित्तौड़ दुर्ग के तीसरे साके में वीर गति को प्राप्त हुआ था पत्ता सिसोदिया। उसी पत्ता सिसोदिया की छतरी है। किसकी छतरी है? पत्ता सिसोदिया की छतरी। पत्ता सिसोदिया की छतरी कहां पर है? रामपोल के पास। पत्ता सिसोदिया की छतरी। पत्ता सिसोदिया जो चित्तौड़ दुर्ग के तीसरे साके में वीर गति को प्राप्त हुआ था जयमल मेड़तिया के साथ। पत्ता सिसोदिया की छतरी कहां पर है? 7वें दरवाजे रामपोल के पास में। तो आप पहला और 7वां जरूर याद रखें, कई बार पूछ लेते हैं। चित्तौड़ दुर्ग का प्रथम दरवाजा पांडुपोल, अंतिम दरवाजा रामपोल। और रामपोल के पास में मित्रों किसकी छतरी है? पत्ता सिसोदिया की छतरी है। तो ये चित्तौड़ दुर्ग के मित्रों 7 दरवाजे होते हैं। और 7 दरवाजों में प्रथम तो है पांडुपोल या बड़ा दरवाजा, जिसके पास रावत बाघ सिंह की छतरी है। दूसरा दरवाजा भैरवपोल, जिसके पास वीर कल्लाजी राठौड़ और जयमल मेड़तिया की छतरी है। तीसरा हनुमान पोल। तीसरा कौन सा आपका? हनुमान पोल। चौथा गणेश पोल। पांचवा जोड़ला पोल। छठा लक्ष्मण पोल। सातवां और अंतिम कौन सा है? रामपोल। रामपोल के पास में मित्रों पत्ता सिसोदिया की छतरी है। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। अब देखिए मित्रों चित्तौड़ दुर्ग में जो प्रमुख स्मारक है उन स्मारकों की चर्चा करते हैं कि चित्तौड़ दुर्ग में प्रमुख स्मारक कौन सा है। उन स्मारकों में एक आता है आपका विजय स्तंभ। क्या आता है? विजय स्तंभ। चित्तौड़ दुर्ग के प्रमुख स्मारकों में क्या आता है? विजय स्तंभ। इस विजय स्तंभ के बारे में मित्रों हम चर्चा करते हैं। देखिए विजय स्तंभ क्या है, इसका निर्माण किसने करवाया?
तो विजय स्तंभ की बात की जाए तो मित्रों चित्तौड़ का एक शासक था राणा कुंभा, और राणा कुंभा ने 1437 ईस्वी में सारंगपुर विजय प्राप्त की थी। सारंगपुर जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, और मध्य प्रदेश में मालवा का जो महमूद खिलजी था, उस महमूद खिलजी को 1437 में सारंगपुर युद्ध में हराया था। और उस सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने 1440 से लेकर 48 ईस्वी के बीच में इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। किसने करवाया? कुंभा ने। सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में, सारंगपुर युद्ध 1437, सारंगपुर युद्ध में मालवा के महमूद खिलजी को हराने के उपलक्ष्य में, महमूद खिलजी को हराने के उपलक्ष्य में, मालवा के महमूद खिलजी को हराने के उपलक्ष्य में किसका निर्माण करवाया? विजय स्तंभ का निर्माण 1440 से लेकर 48 ईस्वी के बीच में इस विजय स्तंभ का निर्माण हुआ था। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने मालवा के महमूद खिलजी को सारंगपुर युद्ध में हराने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो ये विजय स्तंभ है, ये कुंभा की कीर्ति का बखान करता है, इसलिए इसको कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। ये कुंभा की कीर्ति का बखान करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं मित्रों? इसको कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। महाराणा कुंभा की कीर्ति का बखान करता है, इसलिए विजय स्तंभ को क्या कहते हैं? विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो विजय स्तंभ है, ये किसको समर्पित है? ये भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? पूछ लिया आपको। विजय स्तंभ किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु को समर्पित है विजय स्तंभ, इसलिए इसको क्या कहते हैं? विष्णु स्तंभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए इसको विष्णु स्तंभ भी कहते हैं। आपको ध्यान में रखना है। अब इस विजय स्तंभ के बारे में देखिए मित्रों, विद्वानों के क्या कथन है। विद्वानों के कथन की बात की जाए तो पूछा जाता है, दो विद्वानों के कथन एग्जाम में पूछे गए। एक तो कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड विजय स्तंभ के बारे में क्या कहता है कि यह है कुतुब मीनार से भी उत्तम है। कुतुब मीनार जो दिल्ली में एक इमारत है 5 मंजिला, उससे भी उत्तम है। यह कुतुब मीनार से भी उत्तम है। कुतुब मीनार से भी उत्तम। विजय स्तंभ के बारे में कर्नल जेम्स टोड क्या कहता है कि विजय स्तंभ कुतुब मीनार से भी उत्तम है। जबकि एक आता है फर्ग्यूसन। फर्ग्यूसन क्या कहता है? फर्ग्यूसन कहता है कि विजय स्तंभ है ये रोम के टावर के समान है। इटली की राजधानी रोम में मित्रों एक टावर है, उस टावर के समान है। तो विजय स्तंभ कैसा है? विजय स्तंभ रोम के टावर के समान है। विजय स्तंभ रोम के टावर के समान है। विजय स्तंभ क्या है? रोम के टावर के समान है। इसके अलावा एक विद्वान आता है डॉक्टर गार्टज। कौन आता है? डॉक्टर गार्टज। डॉक्टर गार्टज जो है, एक होता है GH ओझा। डॉक्टर गार्टज व डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने विजय स्तंभ को कहा है भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, क्योंकि इसमें सबसे अधिक हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिलती है विजय स्तंभ में। इसलिए इसको क्या कहा है? डॉक्टर गार्टज और गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसे कहा है भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। ठीक है। एक उपेंद्र नाथ का याद हो रख लो, उपेंद्र नाथ, डॉक्टर उपेंद्र नाथ। उपेंद्र नाथ ने इसको कहा है विक्ट्री मीनार। क्या कहा है? विक्ट्री मीनार। विजय स्तंभ को इस उपेंद्र नाथ ने क्या कहा है? विक्ट्री मीनार कहा है। तो विजय स्तंभ 1440 से 48 के बीच में बना था। किसने बनाया? महाराणा कुंभा ने। सारंगपुर युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में। सारंगपुर युद्ध कब हुआ था? 1437 में। किसको हराया था? मालवा के महमूद खिलजी को युद्ध में हराया था। ठीक है, उसके उपलक्ष्य में निर्माण कराया था। कुंभा की कीर्ति का बखान करता है, इसलिए इसको कीर्ति स्तंभ कहते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित है ये। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार विजय स्तंभ कुतुब मीनार से भी उत्तम है। फर्ग्यूसन के अनुसार विजय स्तंभ रोम के टावर के समान है। गार्टज, डॉक्टर गार्टज और गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा गया है। उपेंद्र नाथ ने क्या कहा है? उपेंद्र नाथ के अनुसार विजय स्तंभ को क्या कहा गया है? विक्ट्री मीनार। क्या कहा है? विक्ट्री मीनार। चले आगे।
इसके बाद में देखिए मित्रों, जो विजय स्तंभ है, ये विजय स्तंभ 9 मंजिला है। विजय स्तंभ कितना मंजिला है? 9 मंजिला है, ठीक है। 122 फुट ऊंचा है। कितना है? 122 फुट ऊंचा। 157 सीढ़ियां कितनी है इसमें? 157 सीढ़ियां। विजय स्तंभ 9 मंजिला और लगभग 120-22 फुट इसकी ऊंचाई बताई जाती है। 157 इसमें सीढ़ियां लगी हुई है, ठीक है। इसका आधार है वो 30 फुट माना गया, लगभग 30 फुट माना गया विजय स्तंभ का। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसकी जो तीसरी मंजिल है, विजय स्तंभ की कौन सी मंजिल? तीसरी मंजिल। इस विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा है। 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा है। क्या लिखा है? अल्लाह शब्द लिखा है। विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में क्या लिखा है? अल्लाह शब्द। जबकि इसकी 9वीं मंजिल पर, इसकी 9वीं मंजिल पर क्या गिर गई? आकाशीय बिजली। क्या गिर गई? विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर आकाशीय बिजली गिर गई और आकाशीय बिजली गिरने से क्या हो गई? ये क्षतिग्रस्त हो गई। तो इस 9वीं मंजिल का जो पुनर्निर्माण है, ये पुनर्निर्माण मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया। मेवाड़ का महाराणा कौन था? स्वरूप सिंह। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने इसकी 9वीं मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया। तो विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर आकाशीय बिजली गिरने से यह क्या हो गई? क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके कारण इसका पुनर्निर्माण है मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया। किसने करवाया था? मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें मित्रों इसी विजय स्तंभ की, तो इस विजय स्तंभ का जो शिल्पी था, इस विजय स्तंभ का शिल्पी, वह शिल्पी कौन था? वह शिल्पी था जेता नापा पुंजा व पुमा। जेता नापा पुंजा व पुमा। जेता नापा पुंजा व पुमा, ये विजय स्तंभ के क्या थे? प्रमुख शिल्पी थे। ये आपको ध्यान में रखना है मित्रों। विजय स्तंभ में मित्रों राज्य की प्रथम इमारत है, राज्य की प्रथम इमारत है, जिस पर सबसे पहले 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। 15 अगस्त 1949 को सबसे पहले विजय स्तंभ पर 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। तो राज्य की प्रथम इमारत जिस पर सबसे पहले 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ, सबसे पहले 1 रुपये का डाक टिकट, ये 1 रुपये का डाक टिकट 15 अगस्त 1949 को जारी हुआ। राज्य की प्रथम इमारत जिस पर सबसे पहले 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ, वह कौन सी है? विजय स्तंभ। कब हुआ? 15 अगस्त 1949 को विजय स्तंभ पर 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था, ठीक है। जो विजय स्तंभ है ये किसका प्रतीक चिन्ह है भाई? विजय स्तंभ है ये किसका प्रतीक चिन्ह है? तो विजय स्तंभ देखो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, एक तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह विजय स्तंभ है। एक इसके अलावा देखो मित्रों राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह, एक जेके सुपर सीमेंट का प्रतीक चिन्ह, जेके सुपर सीमेंट, इसका प्रतीक चिन्ह भी क्या है? विजय स्तंभ। इन तीनों का प्रतीक चिन्ह है। तो अब एक बार आप वापस देखिए, क्योंकि विजय स्तंभ आपका कंप्लीट हो गया। विजय स्तंभ की बात की जाए तो ये 9 मंजिला है। कितना मंजिला? 9 मंजिला। 122 फुट ऊंचा है। 157 सीढ़ियां लगी है विजय स्तंभ में। तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा है इसमें। इसकी 9वीं मंजिल पर आकाश से बिजली गिर गई थी, जिसके कारण ये क्षतिग्रस्त हो गया था। इस 9वीं मंजिल का पुनर्निर्माण मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया। विजय स्तंभ के शिल्पी है जेता, नापा, पुंजा और पुमा थे, ठीक है। विजय स्तंभ राज्य की प्रथम इमारत है जिस पर सबसे पहले मित्रों 1 रुपये का डाक टिकट 15 अगस्त 1949 को जारी हुआ था। इसका प्रतीक चिन्ह, विजय स्तंभ किस किस का प्रतीक चिन्ह है? तो विजय स्तंभ राजस्थान की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है, जेके सुपर सीमेंट का भी प्रतीक चिन्ह क्या है मित्रों? विजय स्तंभ है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक आता है मित्रों जैन कीर्ति स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ। विजय स्तंभ कितना मंजिला था? 9 मंजिला। ये कितना मंजिला है? 7 मंजिला। विजय स्तंभ की कितनी ऊंचाई थी?
विजय स्तंभ की 122 फुट थी, तो इसकी 75 फुट थी ऊंचाई है, ध्यान रखना। जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था मित्रों बघेरवाल संप्रदाय का था, एक बघेरवाल संप्रदाय, और इस बघेरवाल संप्रदाय का था जैन जिज्जा। कौन था? बघेरवाल संप्रदाय का था जैन जिज्जा। इस बघेरवाल संप्रदाय के जैन जिज्जा ने 11वीं 12वीं शताब्दी में 11वीं 12वीं शताब्दी में किसका निर्माण करवाया? 11वीं 12वीं शताब्दी में जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। तो जैन कीर्ति स्तंभ है, इसका निर्माण बघेरवाल संप्रदाय के जैन जिज्जा ने 11वीं 12वीं शताब्दी में करवाया। किसको समर्पित है ये जैन कीर्ति स्तंभ? जैन कीर्ति स्तंभ है। जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन था? जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन था भाई? आदिनाथ। कौन था? आदिनाथ या ऋषभदेव। आदिनाथ या ऋषभदेव। आदिनाथ या ऋषभदेव को समर्पित है। जैन कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? आदिनाथ या ऋषभदेव। इसलिए इस जैन कीर्ति स्तंभ को आदिनाथ स्मारक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आदिनाथ स्मारक भी बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो मित्रों, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, ये जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की लिखने की शुरुआत किसने की? महाराणा कुंभा पर जो प्रशस्ति लिखी गई थी, महाराणा कुंभा की कीर्ति का बखान करने के लिए कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसने लिखी थी? इसकी शुरुआत किसने की थी? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखने की शुरुआत किसने की थी? अत्रि ने। किसने की थी? अत्रि ने। अत्रि ने की थी। जबकि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को पूरा किसने किया था? पूरा किया था महेश भट्ट। ये महेश भट्ट कौन था? ये महेश भट्ट अत्रि का पुत्र था। कौन था? अत्रि का पुत्र था महेश भट्ट। ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक अन्य इमारत आपकी देखो, जैन कीर्ति स्तंभ भी करवा दिया मैंने आपको। जैन कीर्ति स्तंभ, ये जैन कीर्ति स्तंभ कितना मंजिला है? 7 मंजिला। कितना फुट है? 75 फुट। कितना फुट है? 75 फुट। इस जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया भाई? बघेरवाल संप्रदाय के जैन जिज्जा। बघेरवाल संप्रदाय के जैन जिज्जा ने कब करवाया? 11वीं 12वीं शताब्दी में बघेरवाल संप्रदाय के जैन जिज्जा ने 11वीं 12वीं शताब्दी में जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है। जैन कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? भगवान आदिनाथ या ऋषभदेव, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे, उनको समर्पित है। इसलिए जैन कीर्ति स्तंभ को क्या कहते हैं? आदिनाथ स्मारक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आदिनाथ स्मारक भी बोलते हैं। आपको ध्यान में रखना है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखने की शुरुआत किसने की थी? अत्रि ने। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखने की शुरुआत किसने की थी? अत्रि ने की थी। ध्यान रखना, महाराणा कुंभा की कीर्ति का बखान करने के लिए। लेकिन अत्रि की मृत्यु के पश्चात कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को पूरा किसने किया था? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को पूरा करने का कार्य मित्रों महेश भट्ट को दिया जाता है। पूरा किसने किया था कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को? महेश भट्ट ने किया था। आज मित्रों हमने यहाँ तक पढ़ा है। कल इसमें जो चित्तौड़ दुर्ग के अन्य जो दर्शनीय स्थल बचते हैं, उन अन्य दर्शनीय स्थलों की चर्चा, काफ़ी सारे इसमें दर्शनीय स्थल बच गए हैं, उनकी चर्चा हम कल वाली क्लास में करेंगे, क्योंकि आज का हमारा टाइम हो गया है मित्रों। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास होनी है। तो आज के लिए मित्रों इतना होगा। चित्तौड़ दुर्ग के अन्य दर्शनीय स्थल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके पश्चात जो नया दुर्ग है वो भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद मित्रों, जुड़े रहें इसी प्रकार।